वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के आपके पोइट्स एंड पेनकेक्स के पार्ट 3 या यूं कहें फाइनल पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। हमने जहां से पढ़ा था वहां से अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे पार्ट 2 में कहा था कि MRA इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है और इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हमने इसी जगह रोका था। तो पार्ट 3 में हम वहीं से शुरू करते हैं। हमने पार्ट 2 में पढ़े थे कि वो जो उन्होंने प्लेज बताए थे उनसे बहुत प्रभावित हुए थे। 2 प्लेज के नाम बताए थे मैंने आपको, जोथम वैली और फॉरगॉटन फैक्टर। अब वहाँ से आगे, इट वॉज सम ईयर्स लेटर डेट आई लर्न डेट द MRA वॉज अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म एंड द big bosses of Madras like Mr. Watson simply played into their hands। अब यहाँ पर लेखक कहता है कि कुछ वर्षों बाद मुझे पता चला कि MRA एक प्रकार का काउंटर मूवमेंट का मतलब होता है उसका विपरीत आंदोलन था। किसके विपरीत? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कम्युनिज्म, साम्यवाद के विरुद्ध। और मद्रास के बड़े बड़े लोग, बिग बॉसेज यानी बड़े बड़े लोग जैसे मिस्टर वासन केवल उनके हाथों में खेल गए यानी उनके कंट्रोल में आ गए थे। ये विशेष ध्यान रखना आपको। मिस्टर वासन जो बॉस थे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। आई एम नॉट श्योर हाउ एवर डेट दिस वॉज इंडीड द केस for the unchangeable aspects of these big bosses and their enterprises remained the same। MRA or no MRA, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म। यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही है। मैं यद्यपि इस बात को लेकर श्योर आश्वस्त नहीं हूँ कि बात वास्तव में यही थी, क्योंकि इन बड़े लोगों के अपरिवर्तनीय रंग ढंग तथा उनके उद्योग, एंटरप्राइजेज उद्योग वैसे ही बने रहे। MRA अथवा बिना MRA के अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद अथवा बिना अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद को, इसको मैं और स्पष्ट कर देता हूँ कि लेखक यहाँ कहता है कि मैं आश्वस्त नहीं हूँ कि वास्तव में ये जो बड़े लोग थे इनके जो अपरिवर्तनीय रंग ढंग थे, वो जो इनके अंदर जो ईगो थी इन बड़े लोगों के अंदर और जो इनके उद्योग थे चल रहे थे वो वैसे ही बने रहे या इनमें परिवर्तन नहीं हुआ। चाहे MRA हो या बिना MRA हो, अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद हो तो अब बिना अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद हो, यानी ये लोग वैसे भी बहुत ही ज़्यादा अपने आप को ईगोइस्ट समझने वाले थे। The staff of Gemini Studios had a nice time hosting 200 people of all hues and sizes of at least 20 nationalities। Gemini Studios के स्टाफ ने 200 लोगों, याद रखना 200 लोग आए थे, जो सभी प्रकार के रंगों एवं आकारों के थे, अलग अलग रंग और आकार के थे। ये 200 लोग, विशेष ध्यान रखना कितने लोगों का समूह था मैं फिर बता देता हूँ। कम से कम 200 लोग थे और कम से कम 20 राष्ट्रीयताओं के थे, यानी 20 देशों से आए हुए थे। इट वॉज सच ए चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेट्स वेटिंग टू बी स्लैब्ड विद थिक लेयर्स ऑफ मेकअप बाय द ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट। जेमिनी स्टूडियो में 200 लोग आए थे, उनका स्वागत किया। यह एक अच्छा परिवर्तन था। भीड़ की भूमिका निभाने वाले लोगों के समूह की अपेक्षा जो अपने चेहरों पर ऑफिस बॉय द्वारा श्रृंगार के पेंट की मोटी परत जो पड़वाने के लिए श्रृंगार विभाग की प्रतीक्षा करते रहते थे, उनको कुछ तो अलग लगा कि चलो आज तो उस भीड़ के रोल से हमें आज़ादी मिली, ऐसा यानी कुछ चेंज तो उनको अच्छा लगा। पूरा वो भी परेशान हो गए थे बार बार, केवल और केवल वही एक भूमिका से कुछ अलग आया जब 200 लोग वहाँ आए। तो अ फ्यू मोमेंट्स
A few months later, the telephone lines of the big bosses of Madras buzzed, and once again we at Gemini Studios cleared a whole shooting stage to welcome another visitor. कुछ महीनों बाद मद्रास के बड़े लोगों की टेलीफोन लाइनें घनघनाने लगी और एक बार फिर जेमिनी स्टूडियोज के में हम लोगों ने पूरे शूटिंग मंच को खाली कर दिया, क्योंकि वहाँ शूटिंग होती थी उसको खाली कर दिया ताकि हम एक और जो आगंतुक वहाँ आ रहा था उसका स्वागत कर सके। अब ये विजिटर वाला मामला है ना, शॉर्ट आंसर टाइप में, विशेष रूप से ध्यान रखना ये जो आगंतुक आया था बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है इस आने वाले का, विशेष ध्यान देना। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये चीज़, ये जो पार्ट आने जा रहा है, ये जो विजिटर आया था ये एक मिस्ट्री बन गया था। ऑल दे सेड वॉज डेट ही वॉज अ पोइट फ्रॉम इंग्लैंड। उन्होंने बस इतना कहा कि इंग्लैंड से कोई कवि आए हैं। द ओनली पोइट्स फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जेमिनी स्टाफ न्यू और हर्ड ऑफ वर वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन। The more literate ones knew of Keats, Shelley and Byron, and one or two might have finally come to know of someone by the name Eliot. अब यहाँ पर वो कह रहा है ये कवियों के नाम ही जो अंग्रेज के यानी इंग्लिश पोइट हुए हैं, इंग्लैंड के प्रसिद्ध कवि हुए हैं। तो वो कहता है कि जो जेमिनी स्टूडियो का स्टाफ था वो इंग्लैंड के जिन कवियों को जानता था या जिनके बारे में उन्होंने सुन रखा था वे वर्ड्सवर्थ और टेनिसन थे। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कीट्स से ली तथा बायरन के बारे में जानते थे और एक दो लोग ऐसे होंगे जो एलियट के बारे में जिन्हें पता होगा। अब इनमें से कौन आ रहा है भाई, इनको तो फिर भी थोड़ा बहुत लोग जानते हैं। हु वॉज द पोइट विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियोज नाउ, कौन आ रहा है। अब आगे कहते हैं ही इज़ नॉट अ पोइट ही इज एन एडिटर। वो कवि नहीं है, वो एक संपादक है, कवि नहीं है। दैट्स वाई द बॉस इज गिविंग हिम अ बिग रिसेप्शन। और इसीलिए बॉस उसको बड़ा स्वागत करने जा रहे हैं उसका, कि वो कवि नहीं है, एडिटर है। वासन वॉज आल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंद विकतन। यहाँ पर लिखा हुआ है जो मिस्टर वासन थे वो भी लोकप्रिय तमिल साप्ताहिक पत्रिका थी आनंद विकतन, उसके संपादक थे। तो एडिटर का स्वागत करना चाहता है। He wasn't the editor of any of the known names of the British publications in Madras, that is those known at the Gemini Studios. मद्रास में जिन ब्रिटिश प्रकाशनों के नाम पता थे, अर्थात जिनका जेमिनी स्टूडियोज में पता था, उनमें से वो किसी का भी संपादक नहीं था। पहली बात तो ये, डेट इज दोज नोन एट द जेमिनी स्टूडियोज। सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू वर टेकिंग द इनिशिएटिव, द surmise was that the poet was the editor of a daily, but not from the Manchester Guardian or the London Times. अब देखिए, अभी अंदाज़ा लगा रहे हैं क्योंकि द हिंदू के उच्चतम लोग अगुवाई कर रहे थे, द हिंदू अखबार के, अतः अनुमान यही था कि वह कवि किसी दैनिक समाचार पत्र का संपादक था, परंतु मैनचेस्टर गार्डियन या लंदन टाइम्स का नहीं था। अब ये भी पता नहीं है कि वो कहाँ से, कौन सी पत्रिका से जुड़ा हुआ था। That was all that even the most well informed among us knew. हम में से सबसे ज़्यादा जानकारी रखने वालों को भी बस इतना ही पता था। यानी अभी कुल मिलाकर मैंने कहा ना वो मिस्ट्री क्यों था। At last around 4 in the afternoon the poet or the editor arrived. आखिरकार 4 बजे के आसपास वो कवि या संपादक जो भी था वो आ गया। He was a tall man, very English, very serious and of course very unknown to all of us. वह लंबा था, बिल्कुल अंग्रेज जैसा लग रहा था, बहुत ही गंभीर था और निस्संदेह हम सबसे पूरी तरीके से अपरिचित था।
battling with half a dozen pedestal fans on the shooting stage, the boss raid. अब बैटलिंग विद द, यहाँ पर विशेष ध्यान देना है आपको, वो आ चुका है कवि। तो यहाँ पर जो उनका संपादक है जेमिनी स्टूडियोज की वीकली का, और जो वहाँ का बॉस है वो उसका स्वागत करेगा। किसका? जो वहाँ पर आया है। अब वो वहाँ आ रहा है अंदर। अब जो लोग हैं उसको बड़ी अचरज से देख रहे हैं कि ये कौन है, कहाँ से आया है। शूटिंग मंच पर आधा दर्जन खड़े पंखों का सामना करते हुए, उस जमाने में भी आधा दर्जन पंखों का बैटलिंग यानी सामना करते हुए, बॉस ने द बॉस रेड पढ़ा आउट अ लॉन्ग स्पीच, एक लंबा चौड़ा भाषण पढ़ा। इट वॉज ऑब्वियस डेट ही टू न्यू प्रीशियस लिटिल अबाउट द पोइट और द एडिटर। सच बात तो यह है कि वो भी जो कवि या एडिटर आया था ना, उसके बारे में बहुत कम जानता था। ठीक है, द स्पीच वॉज ऑल in the most general terms, but here and there it was peppered with words like freedom and democracy. अब जो उसने भाषण दिया, चूंकि उसके बारे में तो ज़्यादा कुछ जानता नहीं था, परंतु उसने क्या किया, सामान्य शब्दों से बढ़ लिया और कहीं कहीं पर स्वतंत्रता और प्रजातंत्र जैसे शब्दों का पेपर यानी मिर्च मसाला लगा दिया। इसके बाद में देन द पोइट स्पोक, फिर कवि बोला। He couldn't have addressed a more dazed and silent audience. No one knew what he was talking about, and his accent defeated any attempt to understand what he was saying. अब वो बोले जो आए थे कवि या एडिटर। अब लोगों ने सोचा कि ये बोल क्या रहा है। उसे इससे अधिक असमंजस में पड़े तथा शांत श्रोतागण नहीं मिल सकते थे। किसी को पता ही नहीं चला कि वो किस बारे में बोल रहा था, और उसका जो बोल चाल, उच्चारण का जो एक्सेंट था, उच्चारण का ढंग, वो भी उनके पल्ले नहीं पड़ रहा था। समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। सारे लोग बड़े ही आश्चर्य में थे, यार ये व्यक्ति कौन है, ये क्या कह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी पब्लिक उसको सुनने के लिए आई, इतना ज़्यादा वहाँ पर हो हल्ला किया कि बहुत महान व्यक्ति आ रहे हैं। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, ये घटनाक्रम 1 घंटे तक चला। देन द पोएट लेफ्ट एंड वी ऑल डिस्पर्स्ड इन अटर बफलमेंट, व्हाट आर वी डूइंग। फिर क्या हुआ जी, 1 घंटे तक ऐसा चलता रहा। फिर कवि चला गया और हम सब भी बेफलमेंट यानी असमंजस की स्थिति में डिस्पर्स यानी बिखर गए। हम क्या कर रहे हैं? What is an English poet doing in a film studio which makes Tamil films for the simplest sort of people? अरे भाई, अंग्रेज कवि यहाँ क्या कर रहा है ऐसे फिल्म स्टूडियो में जो साधारण लोगों के लिए तमिल फिल्में बनाता है, उसमें अंग्रेज कवि का क्या काम आ गया? People whose lives least afforded them the possibility of cultivating a taste for English poetry. कवि, वो भी अंग्रेज कवि, वो यहाँ आया। अब उन लोगों के लिए उसका क्या काम है? लोग जिनका जीवन उन्हें अंग्रेजी काव्य में रुचि बनाने की कोई संभावना नहीं दे सकता, क्योंकि उनका तो पेट पालन हो जाए वो कम नहीं है। The poet looked pretty baffled too, for he too must have felt the sheer incongruity of his talk about the thrills and travails of an English poet. His visit remained an unexplained mystery. अंडरलाइन कर लीजिए, मैंने पहले ही बताया था। कवि भी काफी असमंजस में दिखाई दिया। इनकॉन्ग्रुइटी यानी असंगता, विशुद्ध असंगता, यानी कवि भी असमंजस में दिखाई दिया, क्योंकि उसने भी एक अंग्रेज कवि के रोमांच तथा कष्टों की बात की विशुद्ध असंगतता को अवश्य महसूस कर लिया होगा। उसका आगमन एक
अनएक्सप्लेन्ड यानी अबूझ, मिस्ट्री यानी पहेली की तरह था। थ्रिल्स का भी लिख लीजिए, रोमांच होता है। ट्रेवल्स का लिख लीजिए, पीड़ा होता है, ठीक है। और शियर का लिख लीजिए, विशुद्ध होता है। बेफलमेंट का मैंने बता ही दिया आप लोगों को, असमंजस। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट, बट माई कन्विक्शन ग्रोस स्ट्रोंगर डे आफ्टर डे that prose writing is not and cannot be the true pursuit of a genius. परस्यूट का मतलब होता है व्यवसाय, एडमिट यानी स्वीकार करना, कन्विक्शन यानी दृढ़ विश्वास, धारणा। दुनिया के महान गद्य लेखक शायद इस बात को स्वीकार न करे, लेकिन दिनों दिन मेरा विश्वास अधिक मजबूत होता चला जाता है कि गद्य लेखन किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति का सच्चा व्यवसाय नहीं है तथा नहीं हो सकता है। क्वेश्चन है यहाँ पर, विशेष ध्यान देना है आपको कि गद्य को किसी व्यक्ति की वो जीने से इसका पता नहीं लगा सकते, ऐसा वो कह रहा है। इट इज फॉर द पेशेंट, परसिस्टेंट, परसर्विंग ड्रज विद द हार्ट सो sunken that nothing can break it. Rejection slips don't mean a thing to him. He at once sets about making a fresh copy of the long prose piece and sends it on to another editor, enclosing postage for the return of the manuscript. यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यह एक लगनशील, दृढ़ प्रतिज्ञ, धैर्यवान कोल्हू के बेल के लिए है, जिसका हृदय इतना सिकुड़ चुका है कि उसे कुछ भी नहीं तोड़ सकता। अस्वीकृति की पर्चियों का उसके लिए कोई महत्व नहीं है। वह तुरंत लंबी गद्य रचना की ताजी प्रतिलिपि बनाना शुरू कर देता है और इसे दूसरे संपादक को भेज देता है और साथ में हस्तलिखित रचना की वापसी के लिए डाक का टिकट भी रख देता है। बड़ी काम की चीज़ें समझ में एक बार में नहीं आई होगी, दोबारा समझा देता हूँ। यानी प्रोज राइटर जो लिखता है, प्रोज राइटर वो किसी भी संपादक को अपना लेख जो उसने लिखा भेज देता है। उसे ये पता है कि ये व्यक्ति इसको रिजेक्ट कर देगा, लेकिन उसका दिल टूट टूट कर इतना मजबूत हो चुका है, यहाँ संकन यानी सिकुड़ चुका है कि वो इससे ज़्यादा टूट ही नहीं सकता। कोई उसको रिजेक्शन यानी कोई भी संपादक उसको छापने के लिए मना कर देता है तो वो क्या करता है, दूसरे संपादक को भेज देता है और साथ में डाक टिकट भी लिफाफे के साथ भेज देता है। भैया तुझे भी रिजेक्ट करना हो तो वापस मुझे सेंड कर देना, रीसेंड कर देना, मुझे भेज देना। बात समझ में आ गई? वो होता है गद्य लेखक। तो यहाँ पर गद्य लेखक की तारीफ कर रहा है वो लेखक, यहाँ पर ये ध्यान देना है आपको। It was for such people that the Hindu had published a tiny announcement in an insignificant corner of an unimportant page, a short story contest organized by a British periodical by the name The Encounter. यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है कि ऐसे ही लोगों के लिए द हिंदू ने एक छोटी सी घोषणा एक महत्वपूर्ण पन्ने पर मामूली कोने में प्रकाशित कर दी थी, एक लघु कथा प्रतियोगिता जिसे एक ब्रिटिश पत्रिका एनकाउंटर ने आयोजित किया था। अब यहाँ पर आपको बात समझनी चाहिए कि द हिंदू ने भी उस जो गद्य लेखक है उनके बारे में एक प्रतियोगिता के बारे में छापा था, ब्रिटिश पत्रिका एनकाउंटर ने आयोजित किया था उसके बारे में, यानी उसको भी महत्व नहीं दिया था द हिंदू ने। ऑफ कोर्स द एनकाउंटर वाजंट अ नॉन कमोडिटी अमंग द जेमिनी लिटरेटरी। बिल्कुल एनकाउंटर जेमिनी के लिटरेट यानी विद्वान मंडली के लिए कोई जानी पहचानी वस्तु नहीं थी। I wanted to get an idea of the periodical before I spent a considerable sum in postage sending a manuscript to England. लेखक कहता है, मैंने चाहा कि मैं इस पत्रिका के बारे में जानकारी जुटाऊं इससे पहले कि मैं अपनी हस्तलिखित रचना को इंग्लैंड भेजने हेतु इतना पैसा डाक में खर्च करूं।
In those days, the British Council Library had an entrance with no long winded signboards and notices to make you feel you were sneaking into a forbidden area. उन दिनों ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी के प्रेस द्वार पर कोई लंबे चौड़े सूचना पत्र नहीं होते थे जिससे आपको लगे कि आप किसी निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। स्नीकिंग यानी प्रवेश करना, चुपके से जाना, फॉरबिडन यानी प्रतिबंधित एरिया। एंड देयर वर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर लाइंग अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय रीडर्स। और वहाँ द एनकाउंटर नामक पत्रिका की प्रतियां इधर उधर पड़ी थी जो नई पुरानी सभी अवस्थाओं में थी, जिन्हें पाठकों ने टच भी नहीं किया था, छुआ भी नहीं था। When I read the editor's name, I heard a bell ringing in my shrunken heart. It was the poet who had visited the Gemini Studios. I felt like I had found a long lost brother, and I sang as I sealed the envelope and wrote out his address. कितनी बड़ी बात है। वो एनकाउंटर की प्रतियां जो वहाँ पड़ी हुई थी, जिन्हें छुआ भी नहीं था, जब मैंने उनको पढ़ा, यानी लेखक ने तो वो शॉक्ड रह गया। द एनकाउंटर नामक प्रतियां इधर उधर पड़ी थी जो नई पुरानी सभी अवस्थाओं में थी, जिन्हें पाठकों ने टच भी नहीं किया था। जब मैंने संपादक का नाम पढ़ा तो मेरे सिकुड़े हुए दिल में एक घंटी बजने लगी। ये वही कवि था जो जेमिनी स्टूडियोज में आया था। मुझे लगा जैसे मुझे काफ़ी समय पहले खोया हुआ मेरा कोई भाई मिल गया हो, और लिफाफा बंद करते समय उसका पता लिखते हुए मैंने कोई गीत गाया हो, जैसे फिल्मों में गाते हैं बिछड़े हुए भाई अलग अलग। यहाँ पर ये बात लिखी है। यानी जो द एनकाउंटर पत्रिका है, इसी का मेन राइटर वहाँ पर आया था, लेकिन किसी ने हमने पहचाना नहीं। इतना महान व्यक्ति था वो, लेकिन उसकी कद्र नहीं हुई, उसकी वैल्यू नहीं हुई। बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आप लोगों के लिए। आई फेल्ट डेट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम। लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ इंडियन फिल्म्स discover each other by singing the same song in the first reel and in the final reel of the film. मैंने सोचा कि वह भी वही गीत उसी समय गा रहा होगा। भारतीय फिल्मों के काफ़ी पुराने बिछड़े हुए भाई एक दूसरे को फिल्म की प्रारंभिक और अंतिम रील में वही गीत गाकर खोज लेते हैं। स्टीफन डेट वॉज हिज नेम। स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन ये उसका नाम था। एंड ईयर्स लेटर व्हेन आई वॉज आउट ऑफ जेमिनी स्टूडियोज एंड आई हैड मच टाइम बट नॉट मच मनी, एनीथिंग एट अ रिड्यूस्ड प्राइस अट्रैक्टेड माई अटेंशन। और वर्षों बाद जब मैं जेमिनी स्टूडियो को छोड़ चुका था और मेरे पास समय ज़्यादा और पैसा कम था, तो कोई भी घटी हुई कीमत की चीज़ मेरा ध्यान खींच लेती थी। On the footpath in front of the Madras Mount Road post office, there was a pile of brand new books for 50 paisa each. मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के सामने फुटपाथ पर बिल्कुल नई पुस्तकों का ढेर लगा था, जिनकी कीमत प्रति पुस्तक 50 पैसे थी। Actually, they were copies of the same book, an elegant paperback of American origin. वस्तुतः वे एक ही किताब की प्रतियां थी, सुंदर अमेरिकी पेपरबैक संस्करण में। स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन, विशेष घटी कीमत वाला छात्र संस्करण, स्पेशल लो प्राइस था। इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। और मैंने ये जो देखी तो ये क्या था, रूसी क्रांति की 50वीं वर्षगांठ के संबंध में यहाँ पर छूट दी गई थी, 50 पैसे में मिल रही थी। आई पेड 50 पैसे एंड पिक्ड अप अ कॉपी ऑफ द बुक। मैंने 50 पैसे दिए और पुस्तक की एक प्रति ले ली। द गो डेट फैड, अंडरलाइन कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
6 eminent men of letters in 6 separate essays described their journeys into communism and their disillusion return. विशेष ध्यान देना, क्या था द गोडेड फेल्ड, आप इसके बारे में क्या जानते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर। व्हाट डू यू नो अबाउट द गोडेड फेल्ड, क्या जानते हो आप इसके बारे में। तो द गोडेड फेल्ड 6 जाने माने विद्वानों ने 6 भिन्न भिन्न निबंधों में साम्यवाद में अपनी यात्रा तथा निराशपूर्ण वापस लौटने का वर्णन इस पुस्तक में किया था। अब इनमें ही वो भी था, स्टीफन स्पेंडर भी था। सडनली अब ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन लोग थे वो, उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ये विद्वान कौन कौन थे। ये यहाँ लिखा हुआ है, ये विद्वान थे आंड्रे या एंड्रे गाइड, हम इसको कह सकते हैं एंड्रे गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नेजियो सिलोन, आर्थर कोस्टलर, लुई फिशर और स्टीफन स्पेंडर, ये थे। स्टीफन स्पेंडर देखिए वापस नाम आ गया है। सडनली द बुक अज्यूम ट्रेमेंडियस, अचानक पुस्तक ने प्राप्त किया सिग्निफिकेंस, अत्यधिक, बहुत ही ज़्यादा महत्व अत्यधिक हो गया बुक का, क्योंकि नाम था स्टीफन स्पेंडर द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियोज, ये वही था जो जेमिनी स्टूडियोज में आया था कवि। इन अ मोमेंट आई फेल्ट अ डार्क चेम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप बाय हेजी इल्यूमिनेशन। हो, ये वो कवि था, एक क्षण में मेरे मन में, जो मेरे मन का अंधेरा कमरा धुंधले प्रकाश से चमक उठा। ध्यान देना यहाँ पर, डिसइल्यूजन्ड, निराशापूर्ण, ट्रेमेंडियस यानी भारी, हेजी इल्यूमिनेशन यानी अस्पष्ट यादें। द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियोज वॉज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री। स्टीफन स्पेंडर के जेमिनी स्टूडियोज में आने पर जो प्रतिक्रिया हुई थी वो कोई अब रहस्य नहीं रह गई थी। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज मे नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोएट्री बट नॉट विद हिज गॉड डेड फेल्ड। जेमिनी स्टूडियोज के बॉस को स्पेंडर के काव्य से बहुत सरोकार नहीं रहा हो, किंतु उसकी पुस्तक गॉड डेड फेल्ड के साथ ये बात नहीं थी। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। सारे जिसके क्वेश्चन आंसर हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं और आपके अभी क्वेश्चन आंसर इसके आ भी रहे हैं। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी जरूर लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।